अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन मुजाहरों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के साथ साथ कुछ मुसल्लह अफराद की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इंसानी हुकूक की एक अमरीकी तंजीम के ताज़ा दुशुमार के मुताबिक इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में कम अज़ कम 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी अहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि 2 हफ्तों की इस बेअमनी के दौरान 10,600 अफराद से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुजाहिरों में शिद्दत के बाद ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हालांकि अमरीकी सदर ट्रंप क्रैकडाउन की सूरत में ईरान को मुसलसल मुमकिन मुदाखलत और फौजी कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी कर रहे हैं, जिनमें ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी शामिल है। इस सारी सूरत हाल में ईरानी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अमरीका और इसराइल की इमा पर कुछ शरपसंद अनासिर मुल्क में फसादात में मुलव्विस हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुश्मन ने मुल्क के अंदर और बाहर कुछ लोगों को तरबियत दी है और वो बाहर से कुछ दहशतगर्द भी लाए हैं, जिन्होंने बाजारों पर हमला किया और लोगों पर फायरिंग की, मसाजिद को आग लगा दी। ये हमारे लोग नहीं हैं। दुश्मन 12 रोजा जंग के दौरान दुश्मन हमारे मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता था और अब वो वही सब हमारे माशी हालात के साथ कर रहा है। दुश्मन ने मुल्क के अंदर और बाहर कुछ लोगों को तरबियत दी है। उन्होंने बाहर से कुछ दहशतगर्द भी लाए हैं। उन्होंने बाजारों पर हमला किया और उसे आग लगा दी। उन्होंने लोगों पर फायरिंग की, उन्हें जलाया, उनके सर काट दिए, उन्होंने मसाजिद को आग लगा दी। ये हमारे लोग नहीं है। ताजिरों ने बाजार बंद कर दिया और उस पर तनकीद भी हुई। मैंने उनके साथ मुलाकातें की और मेरे वुज़रा ने भी की। हमने उनकी शिकायत सुनी और एक समझौते पर पहुंचे। हमने उन्हें कहा कि आए और हमारे साथ बैठे और वो आए। उन्होंने हमें अपने खदशात बताए। हम हर मुमकिन तरीके से उनके मसाइल हल करेंगे। ऐसे में ईरान अमेरिका की मुमकिन मुदाखलत के पेश नज़र खित्ते में अमरीकी अड्डों पर पेशगी हमलों की धमकियां भी दे रहा है। याद रहे कि जून में अमेरिका के मुमकिन हमलों के बाद ईरान ने कतर में अमरीकी फौज के अड्डे पर हमला किया था, जबकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक आज तेहरान, कुम, करमान और जाहिदान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल आए और मुजाहिरीन के खिलाफ एहतजाज किया। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत के बाद मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर रखा है। इस सारी सूरत हाल में सदर ट्रंप ने हफ्ते को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान इस तरह आज़ादी की तरफ देख रहा है जैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इसके बाद कल मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के लीडर हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात के लिए ईरानी क़यादत के साथ एक मीटिंग भी तय की जा रही है। ताहम मुमकिन है कि इस मीटिंग से पहले ही हमें कुछ करना पड़ जाए। ट्रंप का दावा है कि ईरान खुद मुज़ाकरात के लिए उनसे रब्ता कर रहा है, जबकि आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर वो साथ ही जंग के लिए भी तैयार है। Iran is not seeking war. ईरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन हम किसी भी पेशगी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम माजी की निस्बत कहीं ज्यादा तैयार हैं। एक बार फिर दुश्मन अपनी हरकतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत इज्जत, बाहिमी एहतराम और सबसे बढ़कर हमारे कौमी मफाद की बुनियाद पर होनी चाहिए। Our national interest. इसके अलावा ईरान में मुजाहिरों की वजह से ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल की हुई हैं, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो ईरान में इंटरनेट फराहम करने के लिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स और सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क से बात करने का इरादा रखते हैं। We're going to be talking about that. We may get the internet going if that's possible. We may speak to Elon because, as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company, so we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. इस सारी सूरत हाल में रॉयटर्स के मुताबिक एक इसराइली जरिए ने उन्हें बताया है कि हफ्ते को एक फ़ोन के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान में अमरीकी मुदाखलत के इम्कान पर बात की, जबकि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइल ईरान में पेश आने वाले वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान में आज़ादी के लिए होने वाले एहतजाज पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। इसराइल के अवाम और पूरी दुनिया ईरान के शहरियों की बेमिसाल जुर्रत पर हैरत ज़दा है। इसराइल उनकी आज़ादी की जिद्दोजहद की हिमायत करता है और बेगुनाह शहरियों के इज्तमाई कत्ल की सख्त मजम्मत करता है। हम सबको उम्मीद है कि ईरानी कौम जल्द ही जुल्म व जबर से आज़ाद होगी और जब वो दिन आएगा तो इसराइल और ईरान एक बार फिर
दोनों अक़वाम के लिए खुशहाल और अमन के मुस्तकबिल की तामीर में काबिल एतमाद शराकत दार होंगे। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ईरान में अमरीकी मुदाखलत का इंदिया दे रहे हैं। इस हवाले से कल उनकी एक खुसूसी मीटिंग भी तय है, जबकि अमरीकी मीडिया यह दावा कर रहा है कि गुज़िश्ता दिनों सदर ट्रंप को ईरान में उनकी धमकियों पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी पेश किए गए हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमरीकी ओहदेदारों ने बताया है कि सदर ट्रंप ईरान में होने वाले एहतजाज के बाद वहां मुमकिना फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, ताकि अगर ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करती है तो सदर ट्रंप इस पर हमला करने की अपनी धमकियों पर अमल कर सकें। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हालिया दिनों में सदर ट्रंप को ईरान में मुदाखलत के मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। अमरीकी हुकाम ने कहा कि सदर ट्रंप को पेश किए गए कई ऑप्शंस ईरान की उन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने पर मरकूज थे जो एहतजाज को दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ताहम ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ये खदशात भी पाए जाते हैं कि फ़ौजी हमले उल्टा असर डाल सकते हैं और एहतजाज को कमज़ोर कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक खदशा ये है कि अमरीकी हमले गैर इरादी तौर पर ईरानी अवाम को हुकूमत की हिमायत में मुत्तहिद कर सकते हैं, या इन हमलों की सूरत में ईरान जवाबी फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी हुकाम ने मज़ीद बताया कि ट्रंप ईरान की हुकूमत को निशाना बनाने के लिए ऐसे कई ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं जो फ़ौजी हमलों तक महदूद नहीं होंगे। एक अमरीकी अहलकार के मुताबिक इन ऑप्शंस में ईरानी फ़ौज या हुकूमती अहदाफ के खिलाफ साइबर कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो एहतजाज को कुचलने की कोशिशों में खलल डाल सकती हैं। इसके अलावा इन ऑप्शंस में ईरान की अहम हुकूमती शख्सियात या ईरान की मईशत के अहम शोबों जैसे एनर्जी या बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान में इंटरनेट राब्ते को मजबूत बनाने के लिए स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी फराहम करने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया है ताकि मुजाहिरीन इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट से बच सकें। इससे पहले साबिक सदर बाइडन ने 2022 में होने वाले एहतजाज के दौरान इसी नौयत की पेशकश की थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप के लिए ईरान से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस तैयार करने में कई इदारे शामिल हैं और आइंदा हफ्ते मजीद बाज़ाब्ता ब्रीफिंग्स मुतवक्के हैं और तवक्को है कि सदर ट्रंप मंगल को आइंदा लाए अमल पर गौर करने के लिए कौमी सलामती के आला हुकाम का इजलास बुलाएंगे। इस सारी सूरत हाल में एक इसराइली जरिए के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुशावरत के लिए एक महदूद सिक्योरिटी इजलास बुलाने वाले हैं, जिसके एजेंडे में ईरान और लेबनान की सूरत हाल सर फहरिस्त होगी। साथ ही इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ईरान में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है। तमाम इसराइली हुकाम ये समझते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं जिनसे ईरान में हुकूमत का खात्मा हो। इसराइली अखबार हैरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई और हुकूमती हुकाम का कहना है कि ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए हालात अभी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि ईरान भर में 2 हफ्तों से एहतजाज जारी है। मामले से आगाह 3 इसराइली ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में ट्रंप की जानिब से बार बार मुदाखलत की धमकियों और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर ईरान के हुक्मरानों को खबरदार करने के बाद इसराइल ईरान में किसी भी मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के इम्कान के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है। इसराइल और अमरीका ईरान की सूरत हाल पर मुशावरत कर रहे हैं। सदर ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिनमें ईरान में अमरीकी फौजी हमले भी शामिल हैं। अमरीका की इन्हीं कोशिशों और सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी हुकूमत में शदीद गुस्सा पाया जाता है और इसी तनाजुर में कल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने यह धमकी दी कि अगर अमरीका ने हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीका और इसराइल के अहदाफ को निशाना बनाएगा। یک توصیه هم به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم. شوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمیدانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की नेशनल डिफेंस काउंसिल ये ऐलान कर चुकी है कि अगर उसे हमले का कोई ख़तरा महसूस होगा तो वो अपने दुश्मनों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा अमरीका और बरतानिया के शहरों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईरान में होने वाले मुजाहिरों के साथ यकजहती के लिए भी मुजाहरे हुए हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया में यह बहस छिड़ गई है कि अगर ईरान में मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो भी जाता है तो ईरान में किसकी हुकूमत आएगी,
क्या 1979 के इनकलाब के बाद होने वाले ईरान के शाही खानदान का इक़्तिदार दोबारा वापस आ सकता है और माजूल शाह के बेटे रज़ा पहलवी मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर ईरान में किसी तीसरे फरीक की हुकूमत होगी? इस हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्डियन की तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के माजूल शाह के जिला वतन बेटे रज़ा पहलवी के हामी दावा कर रहे हैं कि ईरान की सड़कों पर होने वाले मुजाहरे उनकी जानिब से की गई अपील का बराह रास्त रद्द अमल थे। उन्होंने इसे रज़ा पहलवी की क़यादत पर रेफरेंडम करार दिया और कहा कि इस रद्द अमल से ज़ाहिर होता है कि वो जीत चुके हैं। ताहम ईरान के लिए मुतबादिल क़यादत का मसला अब भी हल तलब है। बहुत से ईरानी जो मजहबी उलमा की 47 साला हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं, वो बादशाहत की वापसी को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखते हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ताहाल रज़ा पहलवी की हिमायत नहीं की है। रज़ा पहलवी के हामी, जिनमें गैर मुल्की चैनल्स में मौजूद अफराद भी शामिल हैं, वो मुजाहिरों में शाह की वापसी के हक़ में लगने वाले नारों को नुमाया करते दिखाई देते हैं। ताहम जिस तरह ट्रंप ने वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना मशाडो की फौरी हिमायत नहीं की थी, इसी तरह सदर ट्रंप रज़ा पहलवी के मामले में भी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, बज़ाहिर इस खदशे के तहत कि कहीं अमरीका एक खाना जंगी में उलझ ना जाए। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि करप्शन, जबर और महंगाई के खात्मे के सिवा मुजाहिरीन की जानिब से वाज़ेह सियासी मुतालबात और मुतबादिल क़यादत की अदम मौजूदगी रज़ा पहलवी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि कम अज़ कम उनका नाम पहचाना जाता है। ऐसे में ईरान के अंदर दीगर शख्सियात जो मुल्क को एक सेकुलर मुस्तकबिल की जानिब ले जाने की सलाहियत रखती हैं, जैसे नरगिस मोहम्मदी और मुस्तफ़ा ताजज़ादा, बरसों से जेल में बंद हैं। एक ईरानी शख्स ने ईरान में हालिया हालात को बगैर मंशूर की सियासत का दौर करार दिया। रज़ा पहलवी ने अपने हामियों से जुमे को दोबारा सड़कों पर निकलने की अपील करते हुए ऐलान किया कि वो मंगल को फ्लोरिडा में अमरीकी सदर ट्रंप की रिहाइशगाह मारे-लागो में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। ताहम उनकी टीम ने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक उन्हें सदर ट्रंप से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं मिली है और यरूशलेम प्रेयर ब्रेकफास्ट की ये तकरीब अमरीकी सदर की टीम से कनेक्टेड नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने एहतियातन अब तक अपने इस गैर वाज़ेह वादे पर भी अमल नहीं किया कि अगर ईरानियों पर हमला हुआ तो वो उनकी मदद को आएंगे। ट्रंप की इस एहतियात की वजह से ऐसी इतलात सामने आई हैं कि वो शायद ईरानी हुकूमत के अंदर मौजूद किसी अलहदा ग्रुप के साथ किसी मुआहदे के इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं और अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क ओमान के हुक्काम इस हफ्ते के आखिर में तेहरान पहुँचने वाले हैं। अगरचे मायूसी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ईरानी हुकूमत के बाद हिस्सों में फैलने वाली घबराहट सुप्रीम लीडर को अपने यूरेनियम के ज़ख़ीरे को बरकरार रखने या मुल्क के अंदर यूरेनियम अफजोदगी की ख्वाहिशात पर नज़र-ए-सानी पर मजबूर कर रही है। सुप्रीम लीडर के नज़दीक ये मामला कौमी खुद मुख्तारी की अलामत है, लेकिन ट्रंप मुमकिन तौर पर रज़ा पहलवी की मुकम्मल हिमायत के हवाले से भी बहुत मोहतात हैं, क्योंकि रज़ा पहलवी की वापसी के मुतालबे की गलत तशरीह का इम्कान मौजूद है। गार्डियन को एक ईरानी शख्स ने बताया कि आज नारों में जो कुछ सुनाई देता है वो बादशाहत की वापसी की पुकार नहीं है, बल्कि एक बंद गली से फरार की कोशिश है। ऐसा मुआशरा जिसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता पीछे हट जाता है। ऐसा वो शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत करता है। ये पसपाई कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि एक थके हुए सियासी जिस्म का आसाबी रद्द अमल है जो अब नुस्खों पर रद्द अमल नहीं देता। ईरानी शख्स ने मजीद कहा कि दहाइयों तक हमारे मुआशरे को कहा गया कि इंतज़ार करो, उसने इंतज़ार किया। उसे कहा गया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। उसे कहा गया कि ये मजीद बिगड़ नहीं सकता, लेकिन ये मजीद ख़राब हो गया। फिर कहा गया कि हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, मगर बिल्कुल इसी लम्हे लोगों ने अपने मुतबादिल खुद तैयार कर लिए और ऐसा उन्होंने दानिशमंदी से नहीं बल्कि ज़िंदा रहने की कोशिश में किया। बादशाहत पसंदी का नारा रज़ा पहलवी के लिए मोहब्बत का ऐलान नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया के लिए नफ़रत का ऐलान है। ये एक नहीं की चीख है कि जब हाँ दस्तयाब नहीं है, हर कोई माजी या खाली वादों में फंस गया है। जब सामने सब कुछ खाली हो तो मुआशरा पीछे देखता है, क्योंकि उन्हें आगे कुछ नज़र नहीं आता। ईरानी अदीबों की एसोसिएशन ने भी बैरूनी मुसल्लत करदा हल के बारे में एहतियात से काम लिया है। उनका कहना है कि आज़ादी यकीनन आसमान से बमों और मिसाइलों के ज़रिए से नहीं गिरेगी। जो लोग मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ उठे हैं और अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहसाल करने वालों से अपनी आज़ादी बरकरार रखे हुए हैं, वो ना तो किसी ख्याली माजी और उसके अलमबरदारों के दोहराए जाने का इंतज़ार करें और ना ही जाली मसलहतों का इंतज़ार करें। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान में बाएं बाजू के हलकों ने रज़ा पहलवी को तवील अरसे से सख्त नापसंद किया है। ईरान में बस कंपनियों के मजदूरों का सिंडिकेट, जो ईरान की आज़ाद यूनियंस में सबसे नुमायाँ है, उसने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो पुरानी और आमराना ताकत के दोबारा आने के खिलाफ है। मजदूरों के सिंडिकेट ने मजीद कहा कि मजदूरों की आज़ादी का रास्ता आम लोगों के ऊपर खड़े किसी लीडर के रास्ते या गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार से नहीं गुजरता है। इस सारी सूरत हाल में
मौजूदा इस्लाह पसंद ईरानी क़यादत के पास चंद हल बाकी हैं जो जून में 12 दिन की जंग से पैदा होने वाले कौम परस्ती के खात्मे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अवाम को इस चीज़ के खिलाफ मुत्तहिद कर सकती है जिसके मुतालिक ईरानी हुकूमत दावा करती है कि गैर मुल्की बदनीयती और हंगामा आराई की कोशिश है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के सियासियात के प्रोफेसर अहमद नकीबजादा ने खबरदार किया है कि ये तमाम हल अब टेक्नोक्रेटिक नहीं बल्कि तारीखी हो सकते हैं। उनका मजीद कहना है कि आखिरकार ईरान में वही दोबारा दोहराया जाएगा जो यूरोप में हुआ, यानी उन्होंने मजहब और रियासत के दरमियान तनाज़े का फैसला रियासत के हक में किया। इस सारी सूरत हाल में हफ्ता इतवार और आज ईरान भर में क्या होता रहा, आगे ईरानी हुकूमत सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेगी, क्या ईरान में अवाम अमरीकी मुदाखलत का इंतज़ार कर रही है या फिर 47 साल से कायम रजीम अब भी माजी की तरह एहतजाज को काबू कर पाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तेहरान से माहिर बैनुल अक़वामी उमूर और इकबाल फोरम के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन बाकरी। एक ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हम आपको तफसीलात बता रहे थे कि ईरान में क्या हो रहा है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, अवाम क्या सोच रहे हैं, वहाँ तज़ियाकार क्या सोच रहे हैं। तेहरान से हमें मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर, बानी और डायरेक्टर हैं इकबाल फोरम के। बाकरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाकरी साहब, आज भी गालिबन एहतजाज की कॉल थी, हफ्ते इतवार को क्या होता रहा, आज क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड टेकिंग मी ऑन द बोर्ड। देखिए, 8 और 9 जनवरी को जो कि जुमरात और जुमे के दिन थे, रजा पहलवी जो फॉर्मर शाह ऑफ ईरान का बेटा है, वो जो वाशिंगटन में बैठता भी है, उसने कॉल दी थी कि लोग बाहर आएं और एहतजाज करें। उनका जो मेन मकसद था एहतजाज से इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं था, वो चाह रहे थे कि रजीम चेंज के लिए और गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी करें। मैं खुद गया था स्ट्रीट्स पे, अभी भी मैं तेहरान में मौजूद हूँ, तो वहाँ पे जुमरात और जुमे के दिन मुझे जो पॉपुलेशन नजर आई तेहरान के मेन सेंटर्स में, मैं कह सकता हूँ हजारों की तादाद में थी। लेस देन 15,000 बट मोर देन 10,000, ये मैं कह सकता हूँ। 8 से 10 बजे जो प्रोटेस्ट की कॉल थी उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन ये एक बहुत पुरअमन एहतजाज था। लेकिन 10 बजे के बाद मैंने देखा कि लोगों की बीच में से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग हैं जिनके पास मिलिट्री ग्रेड बंदूकें हैं, और वो उनसे फायरिंग करना स्टार्ट किया। और फिर बैंक्स को, मसाजिद को और पुलिस स्टेशंस को इन्होंने नजर आतश करना भी शुरू कर दिया। तो ये जो 8 से 10 बजे रात की जो हालात थी और 10 से 12 बजे की जो हालात थी, ये एक सर मुख्तलिफ थी। मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो प्रोटेस्ट है ये ईरानी लोगों में शदीद गुस्सा है इस बात की कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप ये सोचें, 3 जनवरी को एक दिन के अंदर डॉलर की जो रेट थी 35% इंक्रीज होके 140,000 तुमान पे पहुंच गया। तो लोग जाहिर है शदीद गुस्से में आ गए और इन्होंने एतराज किया, लेकिन गवर्नमेंट भी उनको हक दे रही थी कि आप एतराज करें। लेकिन फसाद और एतराज में आपको पता है बहुत फर्क होता है। जब आप बंदूक उठा, और आपको पता है ईरानी लोगों के पास, किसी भी ईरानी आम लोगों के पास बंदूकें नहीं होती। अगर ईरान में किसी के पास बंदूक है, 2 सूरत हाल हो सकती है, या वो बहुत ही हाईएस्ट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। इस तरह की जो हथियारें हैं वो सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही के पास होता है। ये 2 रात काफी इन्होंने, मैं आपको अगर फिगर्स बताना चाहूँ, आज मैंने फिगर चेक की थी, 150 एम्बुलेंसेस को जलाया गया है ईरान के अंदर, 50 मस्जिदें शहीद हो गई है और उनको नजर आतश किया गया है। तकरीबन 60 जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं उनको नजर आतश किया गया है। 40 बैंक्स और पुलिस स्टेशंस और रेड क्रिसेंट के सेंटर्स को इन्होंने जलाया। ईरानी अवाम मसाजिद नहीं जलाते हैं, ये आप याद रखें। जितना भी ये गुस्सा करें, जितना भी ये अपने रजीम और अपने गवर्नमेंट से नाराज हो, ये मसाजिद नहीं जलाते हैं, ये मुसलमान लोग हैं। ये जो मसाजिद जलाते हैं और शूटिंग करते हैं, आज ही एक टेररिस्ट को पकड़ा गया है जो कि मोसाद के एजेंट है। वो इंटरव्यू में बता रहा था, मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ उसका वीडियो, कि हमें ट्रेन दिया गया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ सर के ऊपर शूट करना है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो या चाहे आम लोग हो, हमें डेड बॉडीज चाहिए। और ये डेड बॉडीज किस लिए चाहिए? ताकि ट्रंप और नेतन्याहू को दिखा सके कि गवर्नमेंट लोगों को कत्ल आम कर रही है, आप इंटरवीन करें। दिस वाज व्हाट हैपेंड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे नाइट हियर। लेकिन आज की जो कॉल थी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि लोग बाहर आए, मैं गया था इनकलाब स्क्वायर और आज़ादी स्क्वायर में, मैं खुद मौजूद था। लोग कुरान हाथों में लेके शायद
3 से 4 लाख से ज्यादा लोग थे। काउंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप खुद पिक्चर्स देखें, मूवीज देखें और उसमें लोगों के समंदर को आप चेक कर लें। और साहब, और मुझे ये भी बताइएगा, अब ज़ाहिर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया गया है, मगर कार्रवाई का भी इंदिया दे रहे हैं। अब कार्रवाई एक तो हमने गुज़िश्ता बरस देखी थी जिसमें टारगेट्स को हिट किया गया, इसराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। एक वेनेजुएला तर्ज के ऑपरेशन की जो है वो बात की जाती है, और अब ट्रंप उसके बाद सभी बहुत सारे दीगर ममालिक को भी धमकियाँ दे रहे हैं। क्या किसी खदशा है कोई वहाँ पर कि इस किस्म का कोई ऑपरेशन हो सकता है, या तो एयर स्ट्राइक्स हो जाएँ, टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक हो जाएँ, या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए कोई कार्रवाई हो जाए? देखिए, मैं ईरान के बारे में ये आपको बताऊं, अगर वो हमला करना चाहें तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये एयर स्ट्राइक करें, जो जून 20 लास्ट ईयर जून में ये कर चुके हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बम्बार्डर्स लेके, बॉम्बर्स लेके, B-52, B-5 लेके इन्होंने बम्बार्ड भी किया। F-16 इजरायली तैयारे आके यहाँ पे बहुत सारे जगहों के ऊपर इन्होंने बमबारी भी की। क्या उसके बाद रेजिम चेंज हुआ ईरान के अंदर, और क्या ये दोबारा यही अटैक करेंगे? मुझे नहीं लगता। अगर ये सीरियसली रेजिम चेंज चाहते हैं ईरान के अंदर, तो उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। लेकिन आप ये याद रखें, ईरान इज 1.7 मिलियन किलोमीटर ऑफ द लैंड, और उसके साथ साथ इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 90 मिलियन, जिसमें से तकरीबन 15 से 20 मिलियन IRGC की सिपाही है जो शहादत के इंतजार कर रहे हैं। क्या अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे बूट ऑन ग्राउंड कर सकते हैं? आप गजा में देखें, गजा तो गजा में हमास तो एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको अभी तक ये एनालिएट नहीं कर सके, वाइप आउट नहीं कर सकते। तो ये कैसे बूट ऑन द ग्राउंड ईरान में आएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प साहब, मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अ वेरी वेरी क्लेवर मैन। वो कभी भी अपने सोल्जर्स की कब्रिस्तान ईरान में नहीं देखना चाहेंगे। आई डोंट बिलीव सो। तो क्या एयर स्ट्राइक्स का खतरा बहरहाल मौजूद है कि एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं? गुज़िश्ता बरस ये जरूर नजर आया कि इंटेलिजेंस ने बहुत पेनिट्रेट किया हुआ था जब इसराइल ने टारगेट किया और उसके बाद अमेरिका ने टारगेट किया। जी देखिए, ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर हम पर हमला हुआ, न सिर्फ हम जवाब देंगे, बल्कि अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे ऊपर हमले होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे? इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से, और जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट है इन द रीजन, और इवन उनकी कश्तियों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से पहुंच जाएंगे। बात यह कि अगर ट्रम्प साहब एक हमला करना चाहें तो उसकी जो नताइज है वो भी भुगतने पड़ेंगे, और फिर हम एक बहुत शदीद किस्म की जंग में मुब्तला हो जाएंगे पूरा खत्ते के अंदर। मैं अपने तौर पे समझता हूँ, हाल के ये भी कहूँ, सदर ट्रम्प के इक़दामात की दुरुस्त पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट मेरा नहीं ख्याल है कि इस स्टेज पे ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। हाँ, जरूर कोशिश करेंगे कि ये जो राइट्स है इनको किसी न किसी तरह उकसा के अपने मोसाद या CIA के एजेंट्स भेज के असैसिनेट की जो सिलसिला है उसको ये आगे चलाएं, या लोगों के दरमियान इख्तिशाश फैलाने की कोशिश करें। लेकिन रेजिम चेंज इन ईरान इज अ वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंस। और सब अगर, और इस सारी सूरत हाल में अगर लोगों को महंगाई पर नाराजी है, ईरानी करेंसी गिरने पर नाराजी है, बेरोजगारी पर नाराजी है, क्या कोई सॉल्यूशन नजर आता है? क्योंकि जो बयानात भी हमने ईरानी लीडरशिप के देखे, ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन इस वक्त है नहीं। अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं तो लोग फिर उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि जी आप तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो कोई हल नज़र आता है कि लोग मुतमईन हो सके? लोग बहुत परेशान है और महंगाई उरूज पर है। लेकिन ये भी याद रखें, पिछले 20 साल ईरान में, मैं तकरीबन 30 साल से तेहरान में रह रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा था कि जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है न्यू ईयर के लिए असेंबली को, वो रिजेक्ट हो जाए। पहली बार पिछले 20 साल में ईरानी गवर्नमेंट की जो बजट थी वो रिजेक्ट हो गई है, और असेंबली और स्पीकर ऑफ असेंबली प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप इन्फ्लेशन के बराबर तनख्वाहें बढ़ाएं और मुराद दे दें, जो कि मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर नया बजट पेश होगा, और उस बजट के अंदर ये 40 to 45% इंक्रीज करेंगे। जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उतना इन तनख्वाहें इंक्रीज करेंगे। ये एक पहली बात। दूसरी जो बात ईरानी गवर्नमेंट करने जा रही है, इट्स अ मेजर सर्जरी ऑन द इकोनॉमी। ईरान के अंदर ये जो डॉलर की रेट है, ये तकरीबन 10-15 डिफरेंट रेट्स है। अशिया खुर्दनूश के लिए एक अलग रेट है, इंपोर्ट के लिए एक अलग रेट है, एक्सपोर्ट के लिए एक अलग रेट है, और इसमें बहुत सारे करप्शंस भी होते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 40 years इज ट्राइंग to close the gap between open market rate
एंड सब्सिडी रेट। अगर गवर्नमेंट ये कर सके तो मुझे लगता है बहुत सारे करप्शन इसमें खत्म होंगे और गवर्नमेंट रिलीफ देने की काबिल भी रहेगी और साथ साथ चीजें बहुत बेहतर कंट्रोल भी कर सकेंगे। ये बात जरूरी है कि हम बायस हुए बगैर मान ले कि ईरानी गवर्नमेंट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पीछे है और ये सेंट्रल बैंक के 2 से अभी तक मैनेजर चेंज कर चुके हैं और इनको इतना आसानी से जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो मैनेज नहीं। बहुत शुक्रिया वागिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। जुम्मे को जब हमने प्रोग्राम किया तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कर रही थी, अब तनकीद कर रही है। क्या मामला है? पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सिंध आए और उसके बाद उनका इस्तकबाल भी हुआ। उन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, मगर उसके बाद मामलात वैसे नहीं रहे और फिर उनकी तरफ से ये एतराज़ किया गया और तनकीद की गई कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बहरहाल वो कराची में रहे। आज भी शफी जान साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मौजूद हैं। क्या हालात व वाक़यात इतने बुरे हो गए थे? क्योंकि बहरहाल उन्होंने क्राउड भी पुल किया, उससे खिताब भी किया। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शफी जान साहब मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बराए इत्तलात। शफी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। जब आए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों ने वेलकम किया। सिंध हुकूमत का जो कंडक्ट था, जिस तरीके से वो आए, सईद गनी साहब ने रिसीव किया। नाउ क्या ऐसी वजह है कि अब सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की और हम इसकी मजम्मत करते हैं? शाहजेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, 3 दिन का हमारा दौरा था, आज 4था दिन था। अभी मैं सीएम साहब को एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। वो इस वक्त इस्लामाबाद जा चुके हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरीके से हमें वेलकम किया गया, सईद गनी साहब आए, सईद गनी साहब ने अजरक पहनाया, टोपी पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, सीएम साहब को वेलकम किया। उससे पहले नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ शो में थे, तो बड़े एक खुले दिल से हमें वेलकम किया जा रहा था और हम उसको सराह भी रहे थे। मैंने एक बाकी चैनल्स की टीवी शोज़ में बैठ के कादिर मंदुखेल साहब का शुक्रिया अदा किया, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब जिस दिन हम हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापसी पे शाहजेब साहब, वुड यू बिलीव, हमें 8 घंटे लगे। जगह जगह इन्होंने ट्रेलर्स खड़े किए हुए थे, रोड बंद किया हुआ था और उस असना में बाग जना में ये लोग शैलिंग और हमारे कारकुनों को मार रहे थे। लाठी चार्ज हो रहा था, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों के कपड़े पाड़े गए। तो उधर सीएम साहब जब हैदराबाद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं सीधा बाग जना जाऊँगा और मैं जलसा गाह का दौरा करूँगा। अच्छा, ये एनओसी का एक खेल खेला जा रहा था। एनओसी, ये कहते हैं हम आपको एनओसी देते रहे, कि रिटर्न में हमें एनओसी नहीं मिल रही थी। हमें 6 बजे शाम को एनओसी मिली। हम हैदराबाद में थे। हमने ये प्लान किया कि हम वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट जब कंप्लीट करेंगे और जो रिस्पांस हमें हैदराबाद में मिला, जाम शोरों में मिला, वो अनबिलीवेबल था। मैं कहता हूँ कि पंजाब से ज़्यादा जुनून सिंध में था। हम जब वापस आ रहे थे तो वापसी में हमने 5 जगह, मैंने, सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने, मीना खान साहब ने, शाहिद खटक साहब ने, हमने ख़ुद गाड़ियों से उतर के गाड़ियों को साइड पे किया। उसका एक क्लिप भी मौजूद है। सिंध पुलिस से पूछा जाता है कि आपने रोड क्यों बंद किया, वो कहते हैं कि जी ऊपर से हमारे लिए ऑर्डर है। कोई रोड ब्लॉक नहीं था, ट्रेलर्स को बिल्कुल वर्टिकल साइड्स पे खड़ा कर दिया गया था। अब ये हमें भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक था, शायद इन्होंने जिससे पूछना था वहाँ से इनको कोई हामी जो है वो नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि सिंध हुकूमत एकदम से घबरा गई, मतलब शैलिंग करना, लोगों को लाठी चार्ज करना। एनओसी भी आपने दी हुई है, एनओसी देने के बावजूद आप ग्राउंड में शैलिंग कर रहे हैं। ना हमारा कंटेनर छोड़ा गया, ना हमारा साउंड सिस्टम छोड़ा गया, ना हमारी लाइट्स का सिस्टम छोड़ा गया। उसके बावजूद हम अगली सुबह 8 बजे पहुंचे हैं कराची और हमने बाग जना का दौरा किया। शाजिया मरी साहब, ज़ाहिर बहुत अच्छा वेलकम हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको सराहा भी गया। और ज़ाहिर सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी खुद भी कहती है और तहरीक इंसाफ का वो इल्ज़ाम भी नहीं है कि सिंध में कि आप फॉर्म 47 से जीते हों, वो वाला पॉलिटिकल चैलेंज भी नहीं है। तो ये हुआ क्या है? वो कह रहे हैं कि शुरू के 2 दिन बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। क्या वाकई जो आप लोग कर रहे थे आपके ऊपर दबाव आया जिसके तहत ये सब हुआ? शुक्रिया शाहजेब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये सबको पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एक आईनी ओहदे पे फाइज हैं, किस तरीके से उन्हें वेलकम किया। और यकीनन अभी भी मैं सुन रही हूँ पीटीआई की जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बताया
और मैं समझती हूँ कि ये न सिर्फ सिंध की रिवायत है बल्कि ये इसकी कदरें हैं और सियासत में ये अखलाकी कदरें हुआ करती थी शाज़ेब। ये तो पता नहीं कहाँ से दस्तों गिरेबा होना, गालम गलोच करना, गाली ब्रिगेड बन गई, जिसने जितनी बड़ी गाली दी उसको उतनी बड़ी शाबाशी मिली, जिसने जितना ज्यादा किसी को से पुकारा उसको थप्पी दी गई। तो ये शाबाशियां जो हैं लेकर लोगों ने इस सियासत को, जो पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है उसको चीप कर दिया है। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। और हम तो नेशनल असेंबली में रहे हैं, मैं तो नेशनल असेंबली में इनके दौरे हुकूमत में भी थी, मैं देखती थी किसको किस बात पे शाबाशी मिल रही है। वहां पे मेरिट ये था कि गाली दी जाए तो आप बहुत अच्छे हैं, और जिस रिस्पेक्टेबल MNA ने इन्हीं की जमात से, मैं तो रिस्पेक्टेबल कहूंगी, जिसने गाली नहीं दी उसको पीछे कर दिया गया। तो ये कल्चर प्रमोट किसने किया? और ये जो बात कर रहे हैं कि जी हाईवे पे, देखिए M9 हाईवे मोटरवे तो है नहीं हमारे पास बदकिस्मती से, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब उस हाईवे के ऊपर मैं मुतअद्दिद बार जो है फंसी हूँ, वहाँ पे ट्रैक्टर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक का निजाम हो जाता है इस तरीके का। ये पहली मर्तबा नहीं है, जो सिंध में रहता है ना उसको पता होगा, हमारे मेहमानों को नहीं पता, लेकिन यही तो हम दुहाइयां देते हैं M9 की। अगर आपने भी सुना होगा, हमने कितनी मर्तबा कहा है जी ये मोटरवे नहीं है, इसको M9 का नाम तो दे दिया गया है, बट दिस इज नॉट अ मोटरवे। ब्लॉक हुआ नहीं था, ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रक लगा दिए गए थे। वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत दफा ब्लॉक हो जाता है, मगर दफा तो किया गया था। बात यह है कि PTI को एडवेंचर चाहिए था, वो इनको मिला नहीं। यहाँ पंजाब में मिला था इन्हें एडवेंचर, यहाँ इन्हें एडवेंचर मिला नहीं। इन्होंने कहा चले हम कायम कर कुछ क्रिएट कर देते हैं। जिस इवेंट की ये बात कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें, मैंने सिंध हुकूमत से रुजू किया क्या आप लोग NOC नहीं दे रहे? उन्होंने कहा जी हमने NOC दिया है और इस NOC में फेडरल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल जरूरी है क्योंकि ये उनकी टेरिटरी में आता है, ठीक है ना जी। तो शाज़ेब फिर उनकी अप्रूवल आई है, हालांकि देर से आई, लेकिन नॉट after their event, before their event. Now they wanted to do an event on the street. अब देखिए स्ट्रीट में हमें भी पता है 50 बंदा 500 लगता है, वो एक टैक्टिक होता है, ये आपके भी कैमरामैन सारे जानते हैं कि क्या ऑप्टिक्स किस तरह बनाए जाते हैं। उस ग्राउंड के अंदर 60-70 हजार बंदा आ सकता है, इतनी कैपेसिटी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे PTI के, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेंबर है असेंबली के, शायद इनके पास वो बंदा ही ना हो दिखाने के लिए, तो दिस वाज एन इजी वे आउट। मगर जो कल तसादुम हुआ उसके लिए तो नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद ने कहा, मगर शादी साहब नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद ने कहा कि जो कुछ हुआ उस पर जाती तौर पर माजरत ख्वाह, पुलिस और PTI के दरमियान तसादुम की इंक्वायरी हो रही है, जो भी कसूरवार होगा उसको जरूर सजा दी जाएगी। ये तो नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा अगर होगा, बट फ्रॉम द फेस ऑफ इट दैट डजंट सीम टू बी अ प्रॉब्लम। देखिए चले आप हाईवे को, अगर अब मैं भाई की बात, ट्रेलर लगा था वो देख लें किसने लगाया था, पर ये तो NOC वाला मामला तो बड़ा क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है। आपको NOC मिली, आप ग्राउंड में जाके करें ना अपना जलसा। भाई किसने मना किया आपको? SSU आपको पता है ना, स्पेशल सिक्योरिटी है यूनिट है, उसकी एहलकार जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ असाइंड थे। शाज़ेब अब क्या करें हम, और इससे ज्यादा हम क्या करें भाई? सिक्योरिटी भी दी हुई थी, एक आईनी ओहदे की प्रोटोकॉल बनती है, वो कह रहे हमने प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी थी और हमने NOC भी दी थी। आप जलसा स्ट्रीट पर करना चाहते थे ताकि ज्यादा लोग नजर आए। कोई स्ट्रीट पे जलसा नहीं करना चाह रहे थे। देखिए शेलिंग क्यों हुई ग्राउंड में, आपने हमें NOC दी, आपने हमारा कंटेनर क्यों नहीं छोड़ा, आपने हमारा स्टेज क्यों नहीं छोड़ा, आपने साउंड सिस्टम क्यों नहीं छोड़ा, आपने लोगों पे शेलिंग क्यों की? जब सोहेल आफरीदी साहब जिस दिन जलसागाह जाना था, फार्म हाउस से हम निकले, तब भी इन्होंने सिंध पुलिस के मोबाइल लगे हुए थे। मैंने अपने हाथों से उनको रिक्वेस्ट ही किया, उसके वो फुटेज मौजूद है कि हमें जाने दे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। हमारे पास तो हज़ारों लोग थे, एक मोबाइल या 2 मोबाइल को हटाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। बात बड़ी साफ़ है शाज़ेब साहब, ये लोग बुखलाहट का शिकार है। सोहेल आफरीदी को जिस चौक पे वो खड़ा हुआ, कराची के जिस एरिया में हम गए वहाँ पे हज़ारों लोग हमारे यहाँ इर्द गिर्द जमा हुए। ये भुट्टो की सियासत जो इनकी है, ये कच्ची जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो सोहेल आफरीदी ने तहस नहस कर दी। इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग निकलेंगे, इनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतना जो कराची का जो अवाम है, या हैदराबाद में या जाम शोर में, हम जिस चौक पे भी गए हैं हज़ारों लोग वहाँ पे निकले हैं। ना हमने बिरयानी दी है, ना हमने ट्रांसपोर्ट दिया है, ना हमने जूस के डब्बी दी है, ना हमारे पास कोई सिस्टम था। ये तो सोहेल आफरीदी साहब का, इमरान खान साहब
साहब के वो नामजद करदा वज़ीर आला है, उसको देख के लोग जुड़ रहे थे और जो जितनी आवाम बागी जनाब में थी वो विजुअल तो आपके सामने है। भुट्टो की सियासत वाली बात कर रहे हैं, जो कराची के अलावा जो दीगर एरियाज है उसमें इतना बड़ा चैलेंज आपने, जो आपका पीक क्लेम है 2024 के इलेक्शन के हवाले से, उसमें भी नहीं दिया पीपल्स पार्टी को। तो आपको कैसे लगता है कि आप इस वक्त उन्हें ये चैलेंज दे रहे थे और क्राउड की वजह से अचानक पीपल्स पार्टी जो है वो घबरा गई? आपने विजुअल्स देखे बागी जनाब में कितना क्राउड था। अब हमने जाम शोरूम में जो देखा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्लेम यह है कि कोई ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए घबरा गए, या आपका यह कि क्राउड देख के घबरा गए? देखें, इनके सिंध के वज़ीर आला कहते हैं कि जी मुझे इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की सीएम सोहेल अफरीदी साहब से। एक नोट कर लें, जलसा गाह के पहले ये एनओसी हमें नहीं दे रहे थे, हमने कहा कि जी हम पहला राउंड जीत गए, ये हम एनओसी नहीं दे रहे, एनओसी उन्होंने ग्रांट कर दी, एनओसी के बाद उन्होंने शेलिंग क्यों की? देखिए बात बड़ी सिंपल है, इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग निकलेंगे। जब लोग निकले हैं इन पे प्रेशर आए ऊपर से, जहाँ से इन्होंने पूछना था, जहाँ से शहबाज शरीफ पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक लाइन में खड़े हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में आपने देखा जिस तरीका के ये कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई, एनओसी के बाद शेलिंग की गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्राउड पुल कर पाएंगे, वो क्राउड देखकर प्रेशर आया आप लोगों पर। मैं क्या कहा कि हमने एक कामयाबी हासिल कर ली, बट एनओसी नहीं मिली या मिली। देखें यही बात है ना, दिस इज ये इनकी जहनियत है। अब हमने कभी देखिए हम इनका, अब आप देख लें पूरी हिस्ट्री 9 मई आपके सामने और भी वाकयात है। असेंबली के कॉन्डक्ट को देख लें जी, हम तो असेंबली में बैठे होते थे, अब मेरा भाई वहाँ नहीं होते थे, लेकिन भाई जितनी बड़ी गाली होती थी ना, आपका लीडर उस बंदे को उतना ज्यादा बड़ा ओहदा देता था। आपकी जमात में ये बात कोई हिडन नहीं है, कोई अब ओपन ये स्टोरी है कि गाली वाले को प्रमोशन मिलती थी, जो जिसकी दाढ़ी नोचता था उसको थप्पी मिलती थी, शाबाशी मिलती थी। गाली ब्रिगेड आप लोगों को कहा जाता है आज भी। बात सारी ये कि अगर आपको 200 बंदा, 400 बंदा, 500 हजार भी बंदा मिलने आएगा तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है। और पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं सिंध में, लेकिन हकीकत ये भी है कि एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग बार बार जाहिर करते हैं। आप कोई भी इलेक्शन उठा ले भाई मेरे, बड़ी दिक्कत बड़ी तकलीफ से हम गुजरे हैं। हमने तो आपकी धांधली को भी भुगता है, जब आप लोग बड़े पुरुम्मीद और पुरएतमाद थे और आ गए थे इतनी सीटें जो आपको दे दी गई थी, और हमारे ही चेयरमैन ने सिलेक्टेड का आपको लकब दिया तो आपने तालियां भी बजाई। फिर आपको शायद किसी ने कहा कि ये लकब कोई एजाज नहीं है। लेकिन ये बड़ा आप लोगों को अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए, और शहीद भुट्टो पर बात करने से पहले आप सोचें, क्योंकि शहीद भुट्टो एक फलसफा है। ये जो आप लोगों के ट्रोल्स लिखते रहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, ये आप लोग कह रहे हैं जी भुट्टो जिंदा है, ये फलसफा है भाई, जो जिंदा रहता है फलसफा ही जिंदा रहता है, फलसफे से ही जमात चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आइडियोलॉजी है। हम अफराद के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम अपने आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको सिंध में इज्जत मिलेगी, क्योंकि सिंध के लोग इज्जत देते हैं। आज ही सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुमायूं खान साहब, वो केपी के हालात के हवाले से उन्होंने एक बड़ा संगीन बयान दिया है। क्या हालात है केपी के अंदर? भाई आप अपने तर्ज हुक्मरानी पे तवज्जो दें, ना कि आप एक सीएम को दूसरी जगह लाते हैं, लाएं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इस तरह आके उनसे एडवेंचर्स ना करवाएं। यहाँ तो आपको एडवेंचर मिला नहीं, लेकिन आपने क्रिएट किया। आप फिर भी आएंगे आप क्या व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी कैद में जाने से पहले और जब उनकी हुकूमत गई उन्होंने मुतादिद जलसे किए, 50 से ऊपर गालिबन जलसे किए, सब कुछ किया, बट चीज़ें उस तरीके से फेवर में नहीं जा सकी। अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी भी तो हमें नज़र आया कि हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो गए कि पार्टी नहीं, असेंबलियाँ तोड़ना, दीगर मामलात हुए। अब क्या हो जाएगा? अगर आप कराची में आप स्ट्रीट मूवमेंट किए, क्या ये जितने लोग आपने यहाँ क्राउड पुल किया है वो क्या इस्लामाबाद आ जाएगा? क्योंकि माजी में ऐसा नहीं हो सका है। क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन शाज़िया मरी साहिबा मेरी बहन है, वो शेलिंग की बात पे नहीं आई, उसने शेलिंग का जवाब नहीं दिया। देखिए मैं 10 साल बाद कराची आया हूँ, और वुड यू बिलीव कि मैंने कराची के जो हालात देखे हैं, और मैं अभी रिसेंटली दुबई से भी होके आया हूँ, ये जो इनके जो हालात है करप्शन के, देखिए मैंडेट तो हमारा था, कराची की सारी सीटें हमारी छीनी गई है, फॉर्म या इनको मिली है या एमक्यूएम को मिली है, इन्होंने तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किस मुंह से परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सिंध कर, अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में 46% है, 39% पंजाब में है। तो ये गवर्नेंस की बातें ये ना करें, ये इनकी मुँह से अच्छी नहीं लगती, ये बौखलाहट का शिकार है इनके। हाँ भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन सिंध की आवाम मर गई है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की,
देखिए स्ट्रीट मूवमेंट होता ही ऐसी है कि हर चौक पे जो लोग जमा होते हैं, हर चौक पे हर चौराहे पे लोग निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि हैदराबाद के फुटेज देखे, जाम शोरों को देख लें, पंजाब का इवेंट देख लें, अभी फिर कराची का जो क्राउड निकला है, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने क्राउड को पुल किया है, वो एक हमारे लिए भी अनबिलीवेबल था कि इतने बट ये वन ऑफ क्राउड पुल है, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हुकूमत गिराना है जी, वो इस्लामाबाद में लाके गिराना है। तो ये उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो गया। नहीं शाहजेब साहब, ये नहीं कि हम शायद हम इस्लामाबाद ना बुलाएं, हम पूरा पाकिस्तान जैम कर दें। स्ट्रीट मूवमेंट होती ऐसी है कि हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग निकलें, आए और रोड्स बंद कर दें। स्ट्रीट मूवमेंट का नाम ही इसका है। देखिए अभी हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, बट फिर ये तो आपने देख लिया ना कि ना सिंध हुकूमत ऐसा करने देगी, ना पंजाब हुकूमत आपको ऐसा करने देगी। तो क्या आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा आखिर में बंद करेंगे? आपने देखा होगा कि जब लोग निकलते हैं फिर ये भी बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, फिर ये शेलिंग करते हैं, फिर लाठीचार्ज होता है, फिर गाड़ियाँ तोड़ते हैं, फिर ये मोबाइल रास्ते में खड़े कर देते हैं, ट्रेलर। क्या आपके पास इतना क्राउड है कि आप इस बात को ओवर पावर कर जाएंगे? कराची का क्राउड आपने नहीं देखा क्या? सिंध की हुकूमत ने कराची का क्राउड नहीं देखा? इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब इन्होंने क्राउड देखा है, इन्होंने एक मोमेंटम देखा है जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे थे, ये भी और इनके आका दोनों बौखलाहट का शिकार हो गए। जी शाजी हमारी साहब, के साबिक सीएम गंडापुर साहब, उनको हमने गाड़ियों के शीशे तोड़ते देखा है, उनके साथ हथियार बंद देखे हैं, उनको बंदूकें लहराते देखा है। ये पता नहीं कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो कह रहे ना, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आप बार बार कहे इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। भाई आए आपके, मैं तो कह रही हूँ 500, 1000 बंदा आ भी जाता है तो क्या किसी को फर्क पड़ता है भाई? ये तो इलेक्टोरल प्रोसेस बताता है ना, जो आपने बावजूद अपनी जो अंपायर की उंगलियां अपने हाथ में रखी, बावजूद आपने कौम का बाप जिसको बना दिया, लेकिन इलेक्शन लोगों ने बड़ी तकलीफ से पीपल्स पार्टी को सिंध में जिताया है। ये शेलिंग के ऊपर इशार करें कि कम से कम उसका जवाब दीजिए, क्योंकि नासिर शाह साहब ने कहा था कि उसकी तहकीकात होगी, कसूरवार जो होंगे उनको सजा दी जाएगी। क्या हुआ है उसका? मेरे इल्म में नहीं है, कोई सिंध हुकूमत से मालूम कर सकते हैं कि अगर कोई तहकीक इस पे हो रही है। लेकिन जो मेरे इनकी बातें सुन रही हूँ ना, मैं पहले शायद ना इस तरह बोल रही होती, लेकिन जो ये जिस तरह की ये लफ्जाजी कर रहे हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट ये वही किसी पीटी स्क्रिप्ट है जो एंटी पीपीपी है। तो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी अच्छी सोच का या उनकी मुस्बत सोच का या उनकी, हम तो डायलॉग की भी बात करते हैं, हम तो कहते हैं जी इनके साथ डायलॉग करें, क्यों नहीं करते? तो अगर आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे तो कौन आपके लिए बात करेगा भाई? कौन करेगा आपके लिए? आप वो रहनुमा जिन्होंने एक मस्बत बात की थी कि जी हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं, जब मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से जुम्मे को सवाल किया था, अभी यही स्टेटस है या चेंज हो गया? अभी नहीं खुले। अब जो हुआ है हमारे साथ, उसके बाद किस मुंह से ये हमारे साथ बैठेंगे? इनके इख्तियार में नहीं है। एनओसी दे देते हैं, शेलिंग करते हैं, ये मुज़ाकरात इनके इख्तियार में है, ये बेइख्तियार हैं, ये भर्ती किए गए लोग हैं, ये बेबस है, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। इनकी सियासत जो है, देखिए ये लाइन में खड़े हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में बिलावल साहब ने तकरीर की या जरदारी साहब ने तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ भी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि ये भी दौड़ में शामिल हो गए हैं, ये भी सिर्फ इशारे के इंतजार में है। देखिए इन दोनों पार्टियों के पास वैसे आगे बढ़ेंगे जो आप जा रहे हैं स्ट्राइक की कॉल के लिए, इसके लिए किसी से बात करना? देखिए मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता निकलेगा, ये हम तय कर चुके हैं। तो फिर मज़ाहमत का मैग्नीट्यूड वो हो ना, अभी अगर हुकूमत परेशान नहीं हो रही है आपकी मज़ाहमत से, तो आप इतनी मज़ाहमत कर पाएंगे? क्या जो कराची में हुआ, जिस तरीके से क्राउड निकला, मैं चैलेंज करता हूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे मेयर इनका है, गवर्नर, जो कुछ हो गया उसके बाद आपको लगता है पीपल्स पार्टी परेशान है, या पीपल्स पार्टी या फिर मरकजी हुकूमत में इत्मीनान है कि काबू कर लिया? कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं काबू, लेकिन लोगों को इन्होंने काबू नहीं किया। जो क्राउड निकला, फिर हमने तो 2 जलसे किए हैं, एक हमें बागी जनाज छोड़ा नहीं गया, हम पहुंचे नहीं, और उसके साथ वही फिर दूसरा जो नुमाइश भी हुआ, जो कल सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की, इनका बिलावल भुट्टो साहब इतने लोग कराची में इकट्ठे नहीं कर सकता जितने हमने किए हैं। हम बलिया गए हैं, वहाँ पे आप विजुअल्स देख ले, हम जिस चौक चौराहे पे खड़ी हुए हैं, तो साहब आप हुकूमत में तो हिस्सेदार नहीं है, बट बहरहाल इत्तेहादी हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हमारी साहब ये हुकूमत के ये हिस्सेदार है, इनकी वोट से हुकूमत बनी है, ये बेनिफिशियरी है सिस्टम के वजारतें नहीं है, मगर बिल्कुल आप जो है वो इत्तेहादी हैं। तो नाउ आप खतरा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं शायद? जी शायद।
मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये अहमकों की कुछ जन्नत बना के बैठे हैं उसमें, और गिने चुने स्क्रिप्टेड जो इनके जुमले थे मैं सुन रही थी। और मैंने आपसे फिर भी यही कहा कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी रिवायत कायम की है, जहां जहां हुक्मरानी हमें मिली है हमने तो नो-गो एरियाज खत्म किए हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान का हर शहरी जा सकता है, हमने कभी ये सोच नहीं रखी। लेकिन अगर उससे आप कोई मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को, या इस तरह की झूठी बातें जो आप बाकायदा पब्लिक फोरम्स पे बैठ के कर रहे हैं ये करेंगे, तो पीपल्स पार्टी के लोग भी आपको जवाब देंगे, उसके कारकुन भी आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।